प्रसा की सेना, प्रसा जो आप जर्मनी के नाम से जाना जाता है, 1870 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया तो प्रसा जो है जर्मनी बन गया। तो प्रसा की सेना और फ्रांस की सेना में एक बार लड़ाई हुई और प्रसा की सेना में सैनिक बहुत सारे थे, उसकी तुलना में नेपोलियन के पास कम थे। इसके बावजूद भी नेपोलियन ने जो है प्रसा की सेना को हरा दिया। तो अब जो प्रसा वाले हैं, जो आजकल आधुनिक जर्मनी कहा जाता है, वो लोग रिसर्च करना शुरू किए कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग की इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी आ गई, और उस पर एनालिसिस करने लगे तो उनको मालूम चला कि फ्रांस की सेना उसके कमांडर के आदेश पे काम कर रहा था और हमारे सैनिक अपने मन से काम कर रहे थे। तो फिर इसके लिए उन्होंने एक लंबी स्ट्रेटजी बनाई कि हम चाहते हैं कि आगामी जब भी हमारी सेना बने तो उसमें ऐसे लोग हों जो कमांडर के आदेश का फॉलो करें। अच्छा, ये कोई कहानी नहीं है, दिस इज द रियल है और ये हम महसूस भी करते हैं। मेरा एक दोस्त है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा लॉयर है, वो अपने बच्चे को इंटरनेशनल डे में पाया था और अपने बच्चे को निकाल दिया। हम लोग यही चर्चा हुई, अपने बच्चे को हम लोग स्कूल नहीं भेजेंगे। ये अपने आप में लोगों को अजीब लगता है लेकिन सच्चाई है। मैं भी यही प्लानिंग करता हूँ, बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। पढ़ने लिखने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बनता, पढ़ने लिखने से ज्ञान होता है, पढ़ने लिखने से चीजों को निकालेंगे तब यूज कर पाएंगे। तो खैर हम आपके मुद्दे पे तो प्रसा ने क्या किया कि जब सैनिक भर्ती करने की बात हुई, कुछ बच्चों को भर्ती किया गया और उनके लिए एक शिक्षा का कैरिकुलम बनाया और बना के उसको यूज किया गया। तो 5-6 साल बाद धीरे धीरे इस तरह के बच्चे तैयार होने लगे जो अपने कमांडर की पूरी बात मानते हैं और परिणाम से एक अच्छी सेना तैयार होने लगी। और जब फिर उस सेना को उन्होंने यूज किया तो उसका परिणाम सकारात्मक मिला। और ये मैं बात कर रहा हूँ सन 1806 से लेकर 1820 की बात। और इस समय भारत का जो है, भारत के अंग्रेजों का कब्जा लगभग हो चुका था। जब प्रसा था वो सारा का सारा सिस्टम सही हो गया, तो यही वो दौर था जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो औद्योगिक क्रांति में बहुत सारे लेबर की आवश्यकता थी और जो किसान थे वो लेबर नहीं बनना चाहते थे, अपना काम करते थे, अपना कमाते थे। तो उनके में दिमाग में बात डालनी थी कि बेटा तुम आगे लेबर की तरह काम करो, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। तो उसके लिए उन्होंने पूरे के पूरे यूरोप में एक नई शिक्षा पद्धति डेवलप और वही शिक्षा पद्धति जब वहां सफल होने लगी तो आपको मालूम है कि लॉर्ड मैकाले साहब 1835 की मैं बात कर रहा हूँ, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल थे। और देखो हमारे देश का दुर्भाग्य कि अभी एक लड़की कर्नाटक से ऑक्सफोर्ड में जाकर जो यहाँ की प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ी थी, उसने बहुत अच्छी बात कही कि जो अंग्रेज इतिहास चाहते थे पढ़ाना वो हमारे भारतीय लोग यहाँ पे इतिहास पढ़ाते। आप सभी यहाँ पे इतिहास के छात्र हैं, किसी भी जितने भी गवर्नर जनरल है नेगेटिव आप सुने हैं क्या? ये अच्छा काम किए, ये अच्छा काम किए, वो अच्छा काम किए, सब अच्छा काम किए, एक दर्जन को छोड़, जबकि वास्तव में दर्जन सबसे ज्यादा काम किया। और जो सबसे मेहमान लोग में था लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, ये आपका क्या कहते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग महादुष्टा और उसने जो है समाज में जो परिवर्तन किया उसको किताब में बड़ा अच्छा माना जाता है। और उसी ने भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करी। और मैकाले साहब एक लेटर में अपने पिताजी को बोला था कि पिताजी मैं चाहता हूं, मतलब इंग्लिश में बोला था कि पिताजी मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं ऐसे लोग तैयार कर दूं जो देखने में तो भारतीय हो लेकिन जो है अंदर से वो अंग्रेजी। और दुर्भाग्य से वो चीजें हमने अप्लाई की और आज तक अप्लाई हो रहा है। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र था वो बिहार, बंगाल, यूपी ही थी और उन्होंने शिक्षा पद्धति को सबसे ज्यादा लागू किया। आज भी देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा मिशन एरिया में मिल जाएंगे। आप पंजाब के ऊपर जाएंगे आपको बहुत ज्यादा मिशन स्कूल नहीं मिलेंगे, साउथ में जाएंगे तो किसी जगह मिलेंगे, बाकी जगह नहीं मिलेंगे। और धीरे धीरे यहाँ पे आज हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं बेटा इस मिशन स्कूल में पढ़ता है। लेकिन वहां पर जो शिक्षा की व्यवस्था बनाई गई कि धीरे 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 गुलाम बन गए। और आज हमारे बिहार में क्या है कि देखो 4,80,000 लोग फॉर्म भरे हैं, जबकि सारे लोग जानते हैं कि सीट कितनी है 2036, यानी कितने लोग बेरोजगार होंगे? 4,78,000 लोग जानते हैं कि हम बेरोजगार होंगे। उसके बावजूद भी उनकी इच्छा है कि हमें नौकरी मिल जाए, किसी को मिल जाए, लेकिन 2036 को तो मिलेगी, बाकी तो सब क्या होंगे बेरोजगार। लेकिन अगर आप लोग से पूछा जाए कि आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है क्या, तो आप कहेंगे नहीं।
क्यों नहीं है कि आपको शिक्षा में इतनी बेकार की चीज पढ़ाई जाती है जिसका कोई महत्व ही नहीं। मैंने बहुत सारी साइंस की चीजें, मैथ की चीजें, अपने हिस्ट्री में ही इतनी सारी फालतू चीजें जिसका कोई महत्व नहीं। और अभी भी बहुत सारे आदमी जो बैठे हुए हैं, अगर आपको छोड़ दिया जाएगा अपने गार्जियन जाओ बेटा कमा के खाओ, तो 1% लोग भूखे मरने लगे। और जो हम पढ़ते हैं कभी भी हमारे जीवन में काम नहीं आता। कभी आपने देखा कि जीवन में किस दुकान पे गया पूछा कि अकबर की मौसी का क्या नाम था, पूछा क्या है क्या, कहीं पूछा गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटन के पापा का क्या नाम था, वो क्या किए क्या नहीं किए, उससे क्या मतलब है। और ये शिक्षा पद्धति उसी समय तैयार हुई जिससे धीरे धीरे खासकर बिहार के लोगों में मानसिकता घुस गई कि सरकारी नौकरी से बेहतर कोई नौकरी नहीं। और आज हम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक सरकारी नौकरी के लिए हमारे पास रोजी रोजगार का कोई साधन ही नहीं। और आप ये सोचिए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, मैं कई चीजों को बार बार सोचता रहता हूं कि हम लोग क्या एक जाति व्यवस्था बनाई गई और इन सारे यूरोपियों ने इससे खूब कटाक्ष किया जाति व्यवस्था गलत, जबकि जाति व्यवस्था की चीजों को समझ ही नहीं पाए कि जाति व्यवस्था है। अगर हम कोई भी जाति का नाम लेते तो उससे स्पष्ट होता है कि कोई कार्य करता है। भारत कभी भी कृषि प्रधान देश नहीं रहा है, बल्कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे कृषि भी प्रधान है। यानी हमारे घर में आपके जितने भी ग्रामीण परिवार के हैं, आपके से मैक्सिमम लोगों के घर में खेती होती है। हम लोग सभी पशुपालक हैं, कहीं ना कहीं गाय भैंस रखी जाती है और प्लस उसके साथ कोई जो है खटिया बनाता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और हमारे गांव में ही सारी की सारी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग से क्या किया गया, सारे काम छुड़ाए गए और आज की डेट में हम मजबूर हैं सरकारी नौकरी के लिए। वरना पहले गांव के लोग बाहर कहीं जाते ही नहीं थे, अपने गांव में ही सारी व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन हम लोग को बोला गया कि ये खराब है वो खराब है, तो जाति व्यवस्था की जो कमियां थी उसको हटाने की बात नहीं की, जो जाति व्यवस्था की अर्थव्यवस्था थी उसको उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। अब आप सोचिए कि जो सिकंदर था वो उतनी दूर से भारत क्यों आया, वो कहीं और चला जाता। उसकी कहानी पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। उसके बाद बहुत सारे आक्रमणकारी भारत ही क्यों आए, अंग्रेज भी भारत क्यों आए, पुर्तगाल भी भारत क्यों आए, जबकि हमारा समाज खराब था, हम पिछड़े हुए थे, अनपढ़ थे, गवार थे। अरे तो पिछड़े और अनपढ़ गवार होते तो हम सब लोग जो है, भारत की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि गरीब भी अपनी बेटी की शादी करता है ना, तो सोना का गहना दे देता है, चांदी का गहना दे देता है। हाँ साहब बताइए, आज